हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपीपीसीएस आरओ के लिए हम लोगों ने 2 टेस्ट कर लिए थे जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के। ये टेस्ट नंबर 3 है इंडियन पॉलिटी का। इस वीडियो को मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, पर माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो गई थी हमसे, तो मैंने फिर उसको हटा दिया। मैं इसको फिर से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक, और जो गलती हुई थी उसको करेक्ट कर ले रहा हूँ। पहले प्रश्न में पूछा गया है, किस एक्ट में भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट के तहत हुआ था। देखिए, हम लोग 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। इसमें इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लगा देना, और संघीय न्यायालय अगर पूछे तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोगों ने चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों में डिफरेंस भी समझा था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को लेकर अगर कोई बात होती थी, कुछ भी चेंजेस होते थे, तो वो चार्टर एक्ट के माध्यम से होते थे। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इस काउंसिल में नंबर ऑफ़ मेंबर आपको बढ़ाने हैं या फिर घटाने हैं, इंडियंस की संख्या घटानी है बढ़ानी है, इस तरीके के काम ही काउंसिल एक्ट के द्वारा होते थे। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ये जो थे, ये लार्ज स्केल पर काम करते थे। जैसे आपको रूल कैसे करना है, आपको गवर्न कैसे करना है, आपको लार्ज स्केल पर चेंजेस कैसे लाने हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता था। ठीक है, तो ये बातें थी यहाँ पे। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार सबसे पहले किसने दिया था। स्वराज पार्टी 1924 में। स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य कारण क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। इसी के चलते नाराज़गी में इस पार्टी का उदय हुआ। और किसने बनाया था इसको, स्वराज पार्टी को, CR दास साहब ने, और एक इंसान और थे, मोतीलाल नेहरू साहब, जिसमें से इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे, और जो सेक्रेटरी थे वो ML नेहरू साहब थे। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है, 9 दिसंबर पढ़ते हैं हम लोग, 9 दिसंबर 1946 में। इसके 4 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको पेश किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था, JL नेहरू साहब ने। इसका फैक्ट आप लोग जानते हैं, JL नेहरू साहब ने इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, 4 दिन बाद। ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। लेकिन यहाँ पे आपको शब्द थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सही नहीं है। यहाँ पे स्वीकार लिखा है, स्वीकार नहीं हुआ था। स्वीकार को तो समय लगा था, पहले तो प्रस्तुत करोगे ना, पहले पेश करोगे सभा के सामने, तब तो स्वीकार होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो एक्सेप्ट किया गया था वो 22 जनवरी 1947 में किया गया था, 22 जनवरी 1947, यानी लगभग पेश करने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद 1 महीना 10 दिन बाद ये डेट हुई ना। दूसरा गलत है। तीसरा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये बिल्कुल करेक्ट है। टोटल जो मीटिंग्स थी वो कितनी हुई हैं, 11 मीटिंग्स हुई हैं, 11 बैठकें हुई हैं। और ये बैठक मतलब एक एक दिन नहीं हुई है, वो समझ रहे हो ना, लगभग 3 साल चली ये बैठकें, लगभग 3 वर्ष में बना था हमारा भारतीय संविधान। ये बैठकें चलती थी, महीनों महीनों चलती थी। और डी में लिखा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। हम लोग इंडियन पॉलिटी का घटना चक्र भी कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो, हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर कर लिए, तो अब आसान लग रहा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई। ये तब तक चलती रही, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तब तक चलती रही जब तक पहले चुनाव नहीं हो गए। और पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, 1952 में। देखिए आपने 1947 का एक्ट पढ़ा होगा। 1947 के एक्ट में क्या था, संविधान सभा को ही चेंज कर दिया गया था लेजिस्लेचर बॉडी में। इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि संविधान सभा ही लेजिस्लेशन वाला भी काम करेगी, विधायिका वाला भी काम करेगी। ठीक है, आज जो आप संसद का रूप देखते हैं, संविधान सभा ही तो थी पहले। यानी आपको यहाँ पे समझ में आया कि 1947 के बाद संविधान सभा का काम संसद वाला हो गया। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और जाननी है।
जब भी मीटिंग संविधान सभा के रूप में होती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में होती थी, तब चेयरमैनशिप कौन करता था? और जब ये मीटिंग विधायिका के रूप में होती थी या फिर संसद के रूप में होती थी, तब चेयरमैनशिप कौन करता था? तो संविधान सभा के तो जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो तो हम लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब। और जब मीटिंग संसद के रूप में होती थी, उस समय जो अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलंकर साहब करते थे, जीवी मावलंकर साहब। तो ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1952 तक रही, इसके बाद ही फिर डिसॉल्व हुई थी। अप्रैल 1952 में इलेक्शन हो जाते हैं और फिर संविधान सभा ख़त्म हो जाती है। वर्किंग फोर्स कौन आ जाता है? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए 5वां देखिए, कथन कारण बताना है। कथन कारण का क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कथन तो सही लिखा है, कंट्रीज़ की जो नीड है उनको बिल्कुल सक्षम है पूरा करने में कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ ज़्यादा ही सक्षम है। इतना तो खुद संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था, है ना, इतना फ्रीडम है यहाँ पे। दूसरा लिखा है इसको एक गृहीत संविधान, यानी गृहीत का मतलब है अडॉप्टेड। तो अडॉप्टेड तो है, अडॉप्ट तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं, ये सही बात है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीज़न जो है वो एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपने आप में सही है, दोनों हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए 6वां प्रश्न देखिए, भारत में कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आसान सा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इनका प्रोविज़न, इनका प्रावधान किस शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 7 में। इसी को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। कि इनके पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे ये काम करती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग काम कर लेते हैं और स्टेट लिस्ट में राज्य कर लेते हैं। और जो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास रहना चाहिए, ये अपशिष्ट विषय हो जाते हैं इसमें। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है हमारा संविधान फेडरल नेचर का है, ठीक है, फेडरल नेचर का है। अब ये सब चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम लोग इस सब पे काम कर चुके हैं एक बार। चलिए 7वां देखिए, 7वां प्रश्न में क्या है? यहाँ पर राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताना है। पहले कौन सा राज्य बना था? आर्टिकल 370 याद आ रहा, 371 याद आ रहा, फिर 371A, B, C, D, E कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बाकायदा मैंने दिखाया है, जिसमें से 370 तो ख़त्म हो गया, 371 में यहाँ पे गुजरात है और महाराष्ट्र है। ये स्पेशल प्रोविज़न है, इन सब आर्टिकल्स में स्पेशल प्रोविजंस हैं स्टेट्स के लिए। आप लोगों ने एक एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या बातें थी? 14 राज्यों का गठन किया गया था और यूटीज जो थी वो 6 थी, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और ये जो 14 राज्य बने थे, इनमें आंध्र प्रदेश तो शामिल पहले से था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को तो सबसे पहले देख लो, तो ये दोनों आंसर होंगे, ये तो गलत हो गए दोनों। अब आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि ये 15वां राज्य कौन बना इन 14 के बाद, 16वां कौन सा बना, 17वां कौन सा बना और 18वां कौन सा बना। 15वां राज्य बना गुजरात, मुंबई से काट करके गुजरात। 16वां बना नागालैंड, ठीक है, और पंजाब से काटकर 17वां राज्य बना हरियाणा, याद रहेगा, हरियाणा बन गया और यूटी बन गई चंडीगढ़। इनका टाइम भी पूछ लेता यार, तो टाइम भी जाने रहिए, 1960, ये 1963, हरियाणा 1966, तो चंडीगढ़ भी 1966। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, ठीक। चलिए 8वां कीजिए जल्दी से। 8वां प्रश्न नागरिकता को लेकर है। ये सब हम लोग किए हैं घटना चक्र में अच्छे से। पार्ट बताएंगे, पार्ट नंबर 2, आर्टिकल 5 से लेके 11, और वही सब पूछ लिया अलग अलग। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से जो लोग आए थे इंडिया में, उनकी नागरिकता से संबंधित जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 6 में है, तो इसको ए से मिला दीजिए। इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति थे, इनकी सिटीजनशिप को लेके प्रोविज़न है आर्टिकल 8 में। और ये जो सिटीजनशिप राइट होते हैं, इनका रेगुलेशन कौन करता है? एक ही पावरफुल संस्था है, वो है संसद। संसद ही सारे नियम बनाएगी नागरिकता को लेके, और किसी संस्था में पावर नहीं है।
राज्य सरकारों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्लियर? और ऐसा लिखा कहाँ है? ये आर्टिकल 11 में लिखा है, एक बार देख ही लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ा करें तो मैप को साथ में रखिए, इंडियन पॉलिटी को पढ़ा करें तो बेयर एक्ट साथ में रखें, और अभी लगे हाथ देख लीजिए 5 से 11 एक बार देख लीजिए। और ये जो नागरिक अधिकारों की निरंतरता वाली बात हुई है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिविल राइट्स, ये आर्टिकल 10 में है, ये आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। पॉज कर लेना वीडियो को, रिकॉल कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, मिला लेंगे ये सब। चलिए नमा क्वेश्चन कीजिए। भारत के संविधान में प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया? यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो विचार लिखा हुआ है यानी आइडिया, आइडिया कहाँ से लिया गया? आइडिया लिया गया यूएसए से, लेकिन जो भाषा लिखी है, जो भाषा लिखी है प्रियम्बल में, वो भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेना पूछा क्या है, आइडिया पूछा या फिर लैंग्वेज पूछी। और अमेरिका के संविधान से तो काफ़ी चीज़ें ली हैं हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट की बात होती है, यहाँ पे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, वो भी यहीं से ली है। जुडिशल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है, आर्टिकल 61 में जो प्रोविज़न है, ये सारे प्रोविजंस अमेरिका के संविधान से लिए गए, ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न में पूछा है, भारत के संविधान का चौथी अनुसूची में सम्मिलित है 4th शेड्यूल के बारे में पूछा है। टोटल शेड्यूल्स कितनी है? 12 है, पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। ये 4 कौन कौन सी हैं? 4 यानी नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। नवीं सूची में लैंड रिफॉर्म्स हैं, जमींदारी व्यवस्था जो थी वो इसी से तो ख़त्म की गई है ना, लैंड रिफॉर्म करके। 10वीं अनुसूची, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं और 12वीं बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या है? पंचायतें हैं, और 12वीं अनुसूची में नगर की सरकार है, म्यूनिसिपैलिटीज़। क्लियर? ये जो पहली अनुसूची जोड़ी गई नमी, यही पहला संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब? 1951 में। और ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये कौन सा संविधान संशोधन था बताएंगे? 52 में था, 52 में। कब किया गया? 1985 में किया गया। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत डिक्टेट कर दूं तो कमेंट करके बता दिया कीजिए, ठीक है। और पंचायतें तो हम लोग जानते हैं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब? दोनों ही सेम ईयर में, 1992 में। लागू अगर ईयर पूछे, लागू किस बरस से हैं, तो 1993 हो जाता है। क्लियर है? अब ये तो देख लीजिए, ये चौथी में जो लिखा है वो लिखा क्या है? चौथी शेड्यूल में क्या है? यहाँ पे राज्यसभा जो अपर हाउस है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है, सीटों का आवंटन। ये सीटें किसकी रहती हैं? बैठता कौन है राज्यसभा में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, एमपी बैठते हैं। आते कहाँ से ये लोग? राज्य से भी आते हैं, है ना, यूटी से भी आ सकते हैं। तो कितने राज्य से आएंगे, कितने यूटी से आएंगे, इसी चीज़ का उल्लेख है 4th शेड्यूल में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। चलिए 11वां प्रश्न कीजिए, वे कौन से मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है? एक आर्टिकल 21 है, एक क्या है? जीने का अधिकार है इसमें, है ना। तो जीने का अधिकार भाई चाहे हमारे देश का हो चाहे वो विदेश का हो, ये तो नहीं छीन सकते हो ना आप, क्योंकि जीने का अधिकार हमें नेचर ने दिया है, ये नेचुरल राइट है। जीने के अधिकार को कोई भी संविधान नहीं छीन सकता। तो ये जो आर्टिकल 21 है, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है, बाहर के लोगों के लिए भी है। लेकिन अगर विदेशियों को नौकरी चाहिए, तो नौकरी में यार हम रिजर्वेशन तो नहीं दे पाएंगे, हम 15 तो नहीं दे पाएंगे, हम 16 तो नहीं दे पाएंगे। हम इनके साथ कुछ हद तक भेदभाव तो कर ही लेंगे, यानी 15-16 इन पर अप्लाई नहीं होता है। ये 15-16 सिर्फ हमारे लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है। विदेशियों का क्या धर्म है, क्या मूल वंश है, क्या जाति है, क्या इनका सेक्स है, क्या इनका बर्थ ऑफ प्लेस है, इन सब से हमें मतलब नहीं है ना। कुछ भी रहे आप, हम आपको आर्टिकल 15 से फ़ायदा नहीं दे सकते। और यहाँ पर 16 नौकरी से संबंधित है, तो नौकरी में हम आपको समान तो नहीं समझेंगे, अवसर की समानता हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ याद रखिए, आर्टिकल 15 हुआ, आर्टिकल 16 हुआ।
आर्टिकल 19, 29 और 30। ये तो मतलब याद होने चाहिए, मुझे बने 15, 16, 19, 29, 30। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। इन 5 आर्टिकल के अलावा जो भी आर्टिकल हैं वो दोनों के लिए हैं, इंडियन सिटीजन के लिए और विदेशी के लिए, एलियंस के लिए। इंडियन सिटीजन्स के लिए तो सभी हैं, 12 से 35 हैं। ठीक, भारतीय संविधान हमारे लिए बना है, भारतीय संविधान भारतीयों के लिए बना है, विदेशियों के लिए थोड़ी ना बना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 15, 16, 19, 29, 30। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 12वां प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून तो है ही, कानून बनाकर करते हैं। अगर पढ़ लिख लिए तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इन सब चीज़ों पे। तीसरा है जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप जागृत हो जाएंगे। चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो ये कोई रीज़न थोड़ी ना है। और अगर ग्रास रूट लेवल की बात करें तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे तो और बहुत बृहद स्तर पे ये सब चीज़ें जकड़ी हुई हैं। जो लोग जॉब में होंगे वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और जिनका जॉब नहीं है अभी तो वो कल आ जाएंगे जॉब में, तो वो भी देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा गलत है, बाकी 3 सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक एक्ट है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगर कानून की बात है तो ये वाला कानून बता देना। आइए 13 देखिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? देखिए, ये जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है इसको संविधान में लिखा नहीं है, मतलब एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में नहीं लिखा है, ये निहित है। ये आर्टिकल 19 में निहित है। आर्टिकल 19 को एक्सपेंड किया गया है, ये हम लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बताई हैं जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं, जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार। अब जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 19 में लिखा तो नहीं है, फिर भी इसको आर्टिकल 19 के अंतर्गत माना जाता है। स्वच्छ हवा को आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आर्टिकल 19 क्या है? जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। अब जीवित तो तभी रहेंगे ना जब स्वच्छ हवा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 देखिए। 14 में पूछा है ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा डीपीएसपी में कौन कौन से तत्व शामिल किए गए? डीपीएसपी पार्ट बताइए जल्दी से। पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51। और डीपीएसपी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये चैलेंजेबल नहीं है, चैलेंजेबल नहीं है यानी ये न्याय योग्य नहीं होते, इनको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। डीपीएसपी में ये जो 36 से 51 आर्टिकल्स हैं, इसमें पूरा का पूरा जो पावर है वो स्टेट्स को दिया गया है। इन सभी आर्टिकल्स पे स्टेट या राज्य काम करे या फिर नहीं करे, ये राज्य की मर्जी होती है। और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं। देखिए, इस संविधान संशोधन से 4 चीज़ें जोड़ी गई। पहली चीज़ है आर्टिकल 39, दूसरी है 39A, तीसरा है 43A, ये आर्टिकल्स हैं, और चौथा आर्टिकल है आर्टिकल 48A। ये जो मेन आर्टिकल में बाद में लिखे हैं, ए लिखा है या फिर बी लिखा है, सब क्लॉज करके लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो आप यहाँ पे 39A देख रहे हैं, 43A देख रहे हैं, 48A देख रहे हैं, एक आपको एक्सेप्शन भी दिख रहा है 39। ये जो आर्टिकल 39 है ये बच्चों के हेल्थ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ डेवलपमेंट पे काम करेगा स्टेट, ऐसा डायरेक्शन है स्टेट्स को। आर्टिकल 39A ये तो बहुत पूछा जाता है, फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो आर्टिकल 39A में है। 43 में क्या है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में श्रमिक की भी भागीदारी होना चाहिए, ऐसा 43A बोलता है। और आर्टिकल 48A ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ। और आपने ये जो 48A देखा आर्टिकल, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिल जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो यहाँ पे देख लीजिए जल्दी, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ये 39 ही लिखा है। दूसरा लिखा है इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43A है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये चीज़ नहीं पढ़ी हम लोगों ने। न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, 39A। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है जो 42 से नहीं जोड़ा गया? सी ऑप्शन। ठीक है, याद रह जाएगा 42 से क्या क्या जोड़ा? 39,
39A, 43A और 48A। ठीक, चलिए 15 देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस प्रकार भिन्न है। दूसरा ऑप्शन लिखा सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 74, 75, ये दो याद रखना है। ये बात एग्जैक्टली कहाँ पे लिखी है, 75(3) में लिखी है। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल तो नहीं भूलना है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, मंत्रिपरिषद का है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे लोकसभा में बोल रहा हूँ, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये तो दोनों जगह है, ये यूके में भी है, ये इंडिया में भी है। सी ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, बिल्कुल सही है। नाम मात्र यहाँ पे प्रेसिडेंट है और यूके में कौन है, क्राउन है, राजा है। वास्तविक कौन है इंडिया में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पीएम साहब है। वहाँ पे कौन है, वहाँ पे भी पीएम है। तो ये विशेषता भी दोनों जगह सेम है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेशन, दो सदन, संसद के दो सदन यहाँ पे भी है, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ पे भी हैं दो हाउस। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सेम सेम है। जबकि ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये ब्रिटेन में नहीं है, ये ब्रिटेन में नहीं है, ये इंडिया में है। इंडिया ने कहाँ से लिया है जुडिशियल रिव्यू को, यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 में। ठीक है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये एग्जैक्टली इसी शब्दों में नहीं लिखा है, इन शब्दों को यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 13 में जो भाषा लिखी है वो ये लिखी है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के असंगत है तो उसे जुडिशरी क्या करेगी, नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड कर देगी, ख़त्म कर देगी। चलिए 16 देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, और इस टाइम पे इमरजेंसी भी चल रही थी, है ना, इमरजेंसी लागू थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने के लिए, लेकिन फाइनली फिर संसद ने अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, वही 42, इसी से सब कुछ हुआ, 1976 वाला, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। आज वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या है 11। रिकमेंड किया था कमेटी ने 8, जोड़ी गई थी पहली बार 10, वर्तमान में कितनी है 11। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कमेटी के अनुसार बताना है तो 8 हो जाएगा। तो 42 से आपने अभी डीपीएसपी में भी देख लिया, काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई। 42 से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देख लिया, और इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न ऐड किए गए 42 से, तभी ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए 17 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जो सही है वो बताना है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये तो अब फंडामेंटल राइट हो गया है 21A में, ये अलग से जोड़ा गया था बाद में आर्टिकल। एक कौन सा संविधान संशोधन था बताएंगे, मैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2002 का, इसको वेरीफाई करके बताना ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा। इसी संविधान संशोधन से संविधान में 3 बदलाव किए गए, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 45, आर्टिकल जो 45 था इसमें क्या था, इसकी जो पहले भाषा थी वही भाषा फिर 21A में कर दी। और 21A में क्या है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, बच्चों को फ्री एजुकेशन है, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को। ये जो पहले भाषा थी आर्टिकल 45 में थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया। और इसके साथ क्या बदलाव आया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही संविधान संशोधन से हुई। तो यहाँ पे जो इसके सामने लिखा है वो तो 19 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये किस में है, ये आर्टिकल 32 को बोला जाता है। आर्टिकल 32 हुआ, और आर्टिकल 226, इसमें रिट्स हैं और इसमें भी रिट्स हैं। आर्टिकल 32 से रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 से रिट इशू करता है हाई कोर्ट। और ये आप लोग भी जानते होंगे, और मैंने भी आपको कई बार बताया कि रिट ज्यूरिडिक्शन के मामले में, रिट अधिकारिता के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा हैं। ये शक्तियाँ क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिविल राइट के साथ साथ
फंडामेंटल राइट्स पर भी रिट इशू करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर रिट इशू करता है। क्लियर है। तीसरा है माइनॉरिटीज़ का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 30। बिल्कुल करेक्ट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 20 थोड़ी ना होता है, 21 होता है। तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी सही है। चलिए 18 देखिए। 18 में बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। आर्टिकल तो एक ही है, 51 है। पार्ट भी एक ही है, 4A। इसी आर्टिकल 51 में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये जो लिखी है ये चौथी फंडामेंटल ड्यूटी लिखी है। दूसरा है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें, और इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट की भावना जागृत करें। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। पर्यावरण का संरक्षण और वाइल्ड लाइफ की रक्षा, ये तो आपने आर्टिकल 48A देखा था ना, और ये क्या है, ये तो DPSP है जो जोड़ा गया था 42 से, 1976 में जोड़ा गया था। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी DPSP है। तो ये तीसरा और चौथा DPSP है, पहला और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 देखिए। ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देख ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 16, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आपको यहाँ पे 7 आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल नंबर 330, 331, 332, 333, इसके अलावा फिर 338 देखेंगे, 338A देखेंगे, और फिर 338B देखेंगे। 330 और 331 ये लोकसभा में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये दोनों आर्टिकल लोकसभा से रिलेटेड है। अब देखिए आर्टिकल 330 में क्या है, और जूम करना। आर्टिकल 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन है, किसका, SC और ST का। क्लियर है। और 331 में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, किसका, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जो अब ख़त्म कर दिया गया है। ये 2 आर्टिकल क्लियर है। अब यहाँ पे 232 और 233 ये विधानसभाओं के लिए हैं। ये दोनों आर्टिकल राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित हैं, जिसमें से आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन है SC और ST का, और आर्टिकल 333 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ये 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, ये 338 से 338B क्या है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ये कमीशन पूछता है। शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, आर्टिकल 338, इसको हम लोग NCSC के नाम से पढ़ते रहते हैं। 338A में नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब के लिए NCST, और 338B के लिए OBC के लिए नेशनल कमीशन है। ठीक है। एक समय पर शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का ये कमीशन कॉमन हुआ करता था, इसको बोला जाता था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। फिर इसको बाद में अलग अलग कमीशन बना दिया गया, जो आप आज देख रहे हैं। ठीक है। तो 3 आर्टिकल आपको ये याद रखना है, और 4 आर्टिकल आपको ये ऊपर वाले याद रखना है। और ये ध्यान रखें, ये जो मैंने यहाँ पे बताया 331 अब नहीं है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन था, इसको ख़त्म कर दिया संसद ने अमेंडमेंट के माध्यम से। क्लियर है। और उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। यानी ये 2 आर्टिकल अब ख़त्म कर दिए, 331 और 333। तो वो अमेंडमेंट भी आपको याद रखना है कौन सा है, 104वां अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, विधानसभाओं के लिए पूछा था। चलिए 20वां देखिए। कथन में लिखा है कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो। तो ऐसा तो नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए साफ साफ लिखा है कि उसको अर्हता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने की, राज्यसभा लिखा है। और जबकि ये जो प्रेसिडेंट है, इनकी एलिजिबिलिटी में लोकसभा का सदस्य लिखा हुआ है। तो ये दोनों बातें याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। कारण में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आर सही है यहाँ पे, और कथन गलत है। ठीक है। ये जो पदेन सभापति है, ये आर्टिकल
89 में, आर्टिकल 89 में। तो 20 का यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। चलिए 21 देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? सी ऑप्शन सही है। चलिए 22, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आसान आसान से सवाल है। सबसे पहली चीज़, प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। पीएम साहब की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 75 में। 75 में लिखा है, 75(1) में लिखा है, और 75(3) में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के प्रति। अब आपको यहाँ पे देखना है, कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव से एमपी बने हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी क्या होती है? 25 साल होती है। और राज्यसभा से अगर एमपी है तो 30 होती है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर लगाओगे? यहाँ पे तो न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम 25 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। चलिए 23, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये पढ़ा अभी ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75(3). तो साफ साफ जिक्र है लोकसभा का, तो केवल लोकसभा के प्रति हो जाएगा। ठीक। चलिए 24 देखिए, संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? ये जो सेशंस होते हैं, सेशन मैक्सिमम कितने होते हैं साल भर में? 3 सेशन होते हैं संसद के, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम जो सेशन होने चाहिए वो 2 होते हैं। अगर एक सेशन जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो आप दूसरा सेशन जो है वो जुलाई में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। लेकिन 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ही पहले सेशन हो जाना चाहिए, 6 महीने से पहले ही हो जाना चाहिए। चलिए 25 देखिए, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे, चरण सिंह का समय क्या था? 1979 से 80 के बीच में कुछ समय के लिए आए थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार में घमासान मचा था। और राजीव गांधी की सरकार में जब घमासान मचा था तो वीपी सिंह आ गए थे, है ना, 89 और 90, मतलब ये राजीव गांधी की सरकार के आसपास थे। फिर चंद्रशेखर साहब की एंट्री होती है 1990 से 1991। एच डी देवगौड़ा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उठापटक हो रही थी तब इनकी एंट्री होती है 1996 से 1997। और ये चारों कुछ कुछ समय के लिए ही आए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। चलिए 27 देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील कौन सा है? क्या बोलते हैं उसे? एजीआई बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्यों का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में। और एजीआई साहब कौन से आर्टिकल में? 76 में है। हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल को हिंदी में बोलते हैं महाअधिवक्ता। ठीक है, महाअधिवक्ता। एडवोकेट लिखा है तो अधिवक्ता हो गया, आसान है। चलिए 28 देखिए, कहाँ गया, इस तरफ है। 28 में है, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं? जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था उस समय पर सिर्फ 14 भाषाएं थीं, 14 थीं। यहाँ पे भाषाओं को 3 बार जोड़ा गया है, और 3 अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा, 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। भाषा को जोड़ने का जो पहला संविधान संशोधन था 21वां, इसमें एक ही भाषा को जोड़ा। ठीक है, एक ही भाषा को जोड़ा, यानी 14 तो पहले थी ही, एक और जुड़ गई सिंधी, तो 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 3 भाषाओं को जोड़ दिया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब टोटल कितनी हो गई? अब 18 हो गई। फिर 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा। इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, बोडो पढ़ते हैं, डोगरी पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं,
है ना, मैथिली पढ़ते हैं और संथाली पढ़ते हैं। ये 4 भाषाएं जोड़ दी तो 18 में 4 और जोड़ दो तो ये 22 भाषाएं हो जाती हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा नहीं है। बी ऑप्शन सही है। कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। आसान क्वेश्चन है, 1993। चलिए 30 देखिए। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहले तो आर्टिकल बता दो, ये किस में है? 324 में है। ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, 3 मेंबर ये बॉडी होता है, 2+1, जिसमें से जो 1 है ये CEC होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और ये जो 2 होते हैं ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 साल, 6 वर्ष या 65 साल। तो ये जो दूसरा लिखा है 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, 65 तक रह सकते हैं, 70 तक नहीं। बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत बताना था। चलिए आगे देखिए। धन विधेयक के बारे में बताना है, गलत बताना है। धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था घटना चक्र की वीडियोस में। दोनों में डिफरेंस बताना। मनी बिल को भारतीय संविधान में 110 में डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114 और आर्टिकल 117, ये सब याद रखा करें। 110 में मनी बिल है, 111 में प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स हैं, 112 में बजट है। बजट तो नहीं लिखा सब, AFS लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल है, यानी विनियोग विधेयक है। और 117 में, जल्दी से बताइए, फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है। और आप ये भी जानते हैं कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वे सर्वा है। पावरफुल बॉडी जो है धन विधेयक के मामले में वो लोकसभा है। राज्यसभा को यहाँ पे कोई भी शक्ति नहीं है। और अगर लोकसभा में इसको पेश करना है तो प्रेसिडेंट की पहले प्रायर कंसेंट भी चाहिए, पूर्व सहमति भी चाहिए होती है। लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को जो दिया गया है वो है बस 14 दिन, अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसमें और कुछ भी नहीं कर सकती है। संशोधन वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसी ऑप्शन में लिखा है ना, राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है। संशोधन नहीं है, सिफारिश कर सकती है। अब वो सिफारिश लोकसभा माने नहीं माने ये उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। गलत किस वजह से है? ये जो संशोधन शब्द लिख दिया इसके वजह से, बाकी सब सही है। ठीक, चलिए 32 में देखिए, दोनों सदनों के जॉइंट सेशन संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 108 भी याद रख लीजिए साथ में। यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जॉइंट सेशन को समन कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, चेयरमैनशिप कौन करता है। बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। चेयरमैनशिप कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर साहब करते हैं। जॉइंट सेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा को, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, MP लोग बैठे हैं, एक साथ बैठा लिया जाता है। क्यों बैठा लिया जाता है? क्योंकि गुस्साए रहते हैं एक दूसरे से, किसी बिल के ऊपर विधेयक को लेके मतभेद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 108। 33 देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में बताइए, 552 है। प्रेजेंट में कितनी है? 545। वही राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 की है, जिसमें से 238 का चुनाव होता है, इलेक्शन से आते हैं, और बाकी जो 12 मेंबर बचे हैं इनको आप जानते हैं नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में बाय प्रेसिडेंट, और यहाँ पे लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा आंसर। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? सीटें कहाँ पे बराबर बराबर हैं ये पूछा है, कितने मेंबर जाते हैं? तो सीटें देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं वो तो 5 ही हैं राज्यसभा में, गुजरात में 11 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, आंध्र प्रदेश में भी 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं। तो यार ये सीटें तो याद नहीं रहेंगी, पर याद तो रखना ही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है। चलिए
अच्छा चलिए बताइए, राज्यसभा यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन बताइए, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, ये 3 आर्टिकल बताइए जल्दी से। चलिए बताते रहे। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। 35 निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? रिट अपने यहाँ कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की रिट है। यहाँ पे एक रिट उत्प्रेषण लिखा हुआ है और दूसरी एक जो रिट होती है उसका नाम है प्रोहिबिशन। ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, ये दोनों रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति से संबंधित हैं। अब इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे हम लोग, घटना चक्र में किए हैं क्योंकि समय लग जाएगा काफ़ी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता भी होगा। 36 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 और 72। 61 में क्या है? इम्पीचमेंट है, महाभियोग है। 72 में क्षमादान की शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है इसकी प्रक्रिया, ठीक है, किसी भी सदन में। बी ऑप्शन सही है। चलिए 37 देखिए, भारतीय संविधान के विरध होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, ये विरध होने का कारण क्या है? यहाँ पे यूनियन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यूनियन वाले सारे प्रोविज़न है, स्टेट्स के सारे प्रोविज़न है, यूटीज़ के सारे प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविजंस भी हैं स्टेट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो फिर क्या रहेगा? विरध तो हो जाएगा। जबकि अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे राज्यों का अलग संविधान है, यूनियन का अलग संविधान है, तो सेपरेट है, तो छोटे छोटे हैं। सी ऑप्शन सही है, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान। 38 के अनुच्छेद में हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। अब ये सब तो यार बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए ना। 32 और 226, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। चलिए 39 में ये भी आसानी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट साहब को एक ही आर्टिकल से नफरत है, वो है आर्टिकल 74, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सलाह लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट को सलाह लेना अनिवार्य है, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, ये आर्टिकल 78 में है, तो यहाँ पे आर्टिकल 78 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप एक नज़र में कर सकते थे, आर्टिकल 131 लिखा और सर्वोच्च न्यायालय लिखा। सर्वोच्च न्यायालय का आप लोग जानते हैं आर्टिकल 124 से शुरू ही होता है, तो यहाँ पर डी का 3 होगा। डी का 3 देख लेते हैं कितने ऑप्शन में। डी का 3 2 ऑप्शन में, तो आप कम से कम 2 तो रिजेक्ट किए आपने, तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। 74 ये मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को संयोग हो जाएगा। 75 से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन करवा दीजिए, ठीक है, तो कर लेना, इनको तो हम लोग बार बार करते रहते थे। चलिए 40 देखिए, 40 में है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको 2 आर्टिकल याद रखना है यहाँ पे, 266 और 267। 266 में संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड है, और 267 में कंटिंजेंसी है, कंटिंजेंसी यानी आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि। तो यहाँ पे तो फिलहाल संचित पूछा था तो 266 हो जाएगा, 67 मत लगा देना। अगर आपको CFI से पैसा निकालना है, CFI से पैसा निकालना है तो संसद की सहमति चाहिए। संसद की सहमति के बिना 1 रुपये भी आप CFI से नहीं निकाल सकते हो। ये आप, मैं किसको बोल रहा हूँ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसे की ज़रूरत किसको है? सरकार को है ना। सरकार तो यही होती है वास्तविक सरकार, तो यही पैसा मांगते हैं संसद से कि मैं इतना पैसा चाहिए, रोड बनाना है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हैं, इनको कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।